तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं जो आपके 6 सितंबर और 7 सितंबर के पेपर के बिल्कुल समान होगा, यानी कि सिर्फ 19-20 का फर्क होगा। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं और इस बार ये यूपी पेट के एग्जाम को क्रैक करना ही करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का हर एक सवाल आपके लिए सवाल नहीं बल्कि वरदान होगा। यानी कि यहां से आप देखेंगे कि बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे ही सवाल साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों पूरे मॉडल पेपर को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले हिंदी के 10 सवाल मैं लाया हूं, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर के सवाल, उसके बाद रीजनिंग के, मैथ के और मैथ के डीआई के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस युद्ध को जीत कर जाइएगा। चेक करिएगा कि आपके कितने सवाल इसमें से सही हो रहे हैं। पहला सवाल है, कह रहे कि पुल्लिंग शब्द बताइए इन चारों में से कौन सा। देखिए अगर किसी शब्द के साथ अच्छा आ रहा है तो वो पुल्लिंग है और अगर अच्छी आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। दया कैसी है, दया अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना अच्छी है, वायु अच्छी है, लेकिन नेत्र अच्छा है, नेत्र अच्छी है नहीं होता है तो नेत्र आपका पुल्लिंग होगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। कह रही कि वृद्धि स्वर संधि इन चारों में से बताइए कौन सी। मैं ट्रिक बता देता हूं जिसमें आपको दो मात्राएं ऐसे करके दिखे वहां पर लगा देना कि ये वृद्धि संधि है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मात्र, ऑप्शन नंबर डी में ऐसे साथियों दो मात्राएं हैं, इसलिए आपका जो वृद्धि संधि होगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली होगी। अगला देखिए, कह रही ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, दोनों हाथों में लड्डू, ढोल के भीतर पोल, दो लड़े तीसरा ले उड़े। मैं कहूंगा दूध का दूध पानी का पानी का मतलब होता है ठीक ठीक न्याय हो जाना। उसके बाद देखिए कह रहे कि उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण आपको साथियों बताना है क्या होगा। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं लंबा लड़का, क्या अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं साथियों लिखूं लंबा लड़का तो देखिए लड़के की विशेषता बताई जा रही है इस लंबा शब्द के द्वारा, तो ये जो होगा साथियों ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके लड़के के बारे में बताया जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक विशेष शब्द हो जाएगा। तो यहां पर विशेषण पूछा जा रहा है तो लड़का शब्द जो होगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर विशेष लिखा होता तो फिर आप लड़का उत्तर को लगाते, है ना। अगला सवाल कह रहे कि प्रतिमान में समास बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए किसी भी शब्द के शुरू में अगर प्रति लिखा हो, किसी भी शब्द के शुरू में अगर प्रति लिखा हो या बड़ा आ लिखा हो या अनु लिखा हो या साथियों यथा लिखा हो तो वहां पर हमेशा और हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि तत्सम शब्द मुझे बताइए कौन सा। देखिए तत्सम शब्द जो होते हैं ना वो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन होते हैं और तद्भव जो होते हैं वो आसान होते हैं, जैसे कि माता, काट, आंचल, ये आसान से हैं। लेकिन अमृत जो है ना ये कठिन है साथियों, थोड़ा सा कठिन है, बच्चों के लिए कठिन है, हम तुम तो पढ़ लेंगे। तो अमृत आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी सारे तद्भव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो भविष्य में होने वाले के लिए भावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भावी कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव साथियों हास है हास और हास ही हास हो जाएगा, तो हास्य रस का स्थायी भाव साथियों हास होता है। कह रहे कि निषिद्ध के लिए विलोम मुझे बताइए क्या हो सकता है, तो निषिद्ध का विलोम पता क्या होता है साथियों, विहित होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर साथियों हम लोग जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। चलिए तो चेक करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर सही है। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये तीनों मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ओडिशा में स्थित है। आपसे सिंगल कोई मंदिर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बिरजा मंदिर कहां पर है तो ओडिशा में, राजारानी मंदिर कहां पर है तो ओडिशा में और समलेश्वरी मंदिर कहां पर है तो भी ओडिशा में। आयरलैंड की राजधानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो डबलिन आपको बता देना, आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि कनाडा की राजधानी साथियों क्या है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है, ओटावा जो है ना ये कनाडा की राजधानी है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों बताइए, नीम नहीं, पीपल नहीं साथियों, बरगद जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। साथियों क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी मजबूत होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये पता कहां पर स्थित है साथियों, ये तो बेंगलुरु में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहे कि बनारस, बनारस कहां पर है, यूपी में स्थित है। तो जो बनारस है ना साथियों ये किस नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये गंगा नदी के तट पर स्थित। कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है, तो ये तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल आपका आंसर है। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है, मुंबई में नहीं साथियों ये तो कोलकाता में स्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल करके भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो इस हवाई अड्डे का नाम है साथियों लेह हवाई अड्डा और यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। कह रहे निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो पता साथियों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। ये गोल गुंबज कहां पर है, ये बीजापुर में, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों जो कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकाला गया था, तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो ये साथियों गोलकुंडा
गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा। अगले नंबर का सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो पता साथियों किस युद्ध में हुआ था? 1565 में हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में। इसलिए अगर आपके एग्जाम में ये सवाल है और ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बार यूपीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ये तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और 1839 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में की गई थी। एक पुस्तक है साथियों जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और ये कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैं कहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी है ना साथियों, ये कौन थे? धन्वंतरी के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे। बिल्कुल सही साथियों, आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। अगले नंबर का सवाल देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था, है ना, या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो मैं कह सकता हूँ लॉर्ड कैनिंग आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को साथियों लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? तो डिक्टो सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी आप लोग याद रखें, क्योंकि यही नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम, इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें त्रिवेणी संगम पर, तो साथियों गंगा यमुना सरस्वती जिमिलेंगे। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर यहाँ पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर एक जय हिंद का कमेंट साथियों आपने नहीं किया तो फटाफट अभी तुरंत जय हिंद का कमेंट आप लोग साथियों कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप वाकई इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और जितना कंटेंट मैं आपको दूं उतना कंटेंट आप पढ़िए, अच्छे तरीके से रिवीजन उसका करिए, पेपर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। चलिए तो बात करें सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, ये पता कहां पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई साथियों सबसे ज्यादा है? तो किसकी बात चल रही है? अपने उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही राजमार्गों की लंबाई है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो देखिए, पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन आ जाएगी और दूसरे नंबर पर साथियों ऑक्सीजन आ जाएगी। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है ना, ये सबसे ज्यादा है। यानी कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? बताइए। तो देखिए, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार तो देता है, धर्म पालन करने का अधिकार बिल्कुल देता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, लेकिन साथियों ये समान आवास का अधिकार नहीं देता है। तो आपके सवाल का आंसर ए होगा। उसके बाद देखिए, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? अच्छा, पहला कौन सा होता है ये जरा मुझे कमेंट में आप लोग बताइए। क्या बताइए? कमेंट में बताइए कि भारत में पहला उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है। और दूसरी की अगर बात करते हैं तो दूसरा तो साथियों उपराष्ट्रपति का होता है। उसके बाद देखिए, कह रहे उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान है ना, शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? साथियों राष्ट्रपति साहब ही भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो किसकी ये देन है? किसने कहा था? मैं कह सकता हूं आपका राइट आंसर हो जाएगा वो गैलीलियो के साथ जाएगा। इस सवाल का जवाब आपका गैलीलियो गैलीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला देखिए, करके साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए। तो साइटोलॉजी में पता साथियों कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज साथियों 1665 में की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा साथियों की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, करके डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्गी काय में संग्रहित रहता है? नहीं, कोशिका द्रव में भी नहीं, प्लाज्मा झिल्ली में भी नहीं, बल्कि ये केंद्रक में संग्रहित रहता है। यानी कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों किसके द्वारा दिया गया था? अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको एक बात ध्यान रखना है साथियों, कार्ल बेंडा इनका नाम है और इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। तो उसके बाद देखिए, कह रहे कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को जो ले जाती है वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। कौन सी साथियों? वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं और जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। विटामिन के
रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। कह रहे कि जो भदावरी भैंस है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ पर है स्थान? पंजाब में नहीं, हरियाणा, गुजरात नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भदावरी गैस ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अपने उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। कह रहे कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी बताइए? तो एंटीबायोटिक की खोज पता किसने की थी साथियों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव रेशे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि आपका जवाब क्या हो सकता है, लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी, जेबरा। जेबरा आपका साथियों आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल करके तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में क्या पूछा जा रहा है? तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 21% की वृद्धि दर्ज की गई। करंट अफेयर के सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट से देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल फिलहाल में अपने भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए रूस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। कह रहे कि किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो साथियों मैं कह सकता हूँ वुडीमुरी पेटी राजू को दिया गया है फोटो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। किसको दिया गया है? वुडीमुरी पेटी राजू को दिया गया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो साथियों आपका राइट आंसर जो होगा वो मोल्दोवा हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश मोल्दोवा बना है। उसके बाद देखिए करके पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो दिल्ली विधानसभा जो है ना, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है, दिल्ली विधानसभा। कहेंगे इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको ध्यान रखना है, मिस्र आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि इजराइल ने साथियों मिस्र देश के साथ 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करके सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो साथियों पंजाब बन गया है। यानी कि पंजाब आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पता किसको किया गया साथियों? एस राधा चौहान की अगर बात करते हैं, एस राधा चौहान जी को ही क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है? तो पता साथियों कहां पर मिला है? महासमुंद में मिला है। छत्तीसगढ़ में जो महासमुंद जिला है यहाँ पर निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है। उसके बाद देखिए करके केकी मैक का निधन हुआ है। तो ये कौन थे? अभी हाल फिलहाल में साथियों केकी मैक का निधन हुआ है। ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी साथियों? ये एक अभिनेत्री थी। अगला देखिए करे कि 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये पता साथियों कहाँ पर शुरू हुई है? दिल्ली में शुरू हुई है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी दिल्ली में ही शुरू हुई है। उसके बाद देखिए अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये बात भी आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कह रहे हैं कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। तो साथियों कौन सा देश बना है? मैं कहूंगा अपना देश भारत ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार देश। उसके बाद देखिए साथियों कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इन कथन और निष्कर्ष वाले सवाल को आप कैसे करेंगे साथियों, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो जितनी बात कही गई उतना काम कर लीजिए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये नर्स हो गए और सभी नर्स जो है ना वो डॉक्टर बताई गई है। ठीक है, ये सभी नर्स मैंने डॉक्टर मान ली। उसके बाद कहेंगे कि सभी डॉक्टर डिजाइनर है। ठीक है, सभी डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं साथियों ये कौन है? ये डिजाइनर है ना। कौन है साथियों? ये डिजाइनर है। अब साथियों यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। कुछ नर्स कहां पर है? नर्स ये हैं। यानी कि कुछ नर्स अगर आर्किटेक्ट हम मानते हैं तो कुछ नर्स यानी कि इतनी नर्स क्या हो गई? इतनी नर्स साथियों आर्किटेक्ट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। अब देखिए यहां पर हमने नर्स को माना है आर्किटेक्ट है, लेकिन मजबूरी में हमें कुछ डिजाइनर भी यहां पर आर्किटेक्ट हो जाएंगे और कुछ डॉक्टर भी यहां पर साथियों आर्किटेक्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं यहां पर साथियों बताया गया है ना। यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल सही साथियों, ये बात तो बिल्कुल सही। कुछ डिजाइनर, इतने डिजाइनर की अगर बात करते हैं ये आर्किटेक्ट हैं, ये बिल्कुल सही है। करके कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। देखिए कथन अगर पॉजिटिव में होंगे तो निष्कर्ष साथियों नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको हम गलत मान लेते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक पालन करेगा और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और साथियों बताइए आंसर आपका क्या होगा। ये बहुत शानदार सवाल है ना। कहा जा रहा है साथियों आपसे कि KLMNO
ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज की ओर पीठ करके बैठे। बहुत शानदार सवाल है। देखिए मान लेते साथियों ये एक गोल मेज है यहाँ पर, और कितने लोग बैठे हैं अगर बात करते साथियों यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहाँ पर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आठ, ठीक है, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहा जा रहा है कि आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, क्यू एल और एन के बीच में है, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एम और पी के बीच में कौन बैठा है ये बात आपको बताना है। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए साथों एम को हमने यहां पर बैठा दिया, कहने के साथों एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है आर, यानी कि आर इधर को होगा क्योंकि इन सब का मुंह बाहर की तरफ है साथों, इसलिए एम का बायां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद कहने के जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे, देखिए जो का मतलब जो होता है ना वो दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला आर है दूसरा वाला एम है, यानी कि पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एम, तो पी हम साथों क्या, पी हम यहीं पर ही तो बैठा देंगे साथों, तभी तो पी का बायां दूसरे स्थान पर एम बैठ पाएगा, ठीक है। उसके बाद कहने के जो है ना ये पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी आपका यहां पर है, पी का दायां चौथा क्या होगा, 1 2 3, यानी कि यहां पर आपका क्या बैठेगा साथों, के बैठेगा, है ना। एक, अच्छा ये चौथा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर अगर बात करें एक सेकेंड, है ना, चौथा तो साथू आपका ये बनेगा ना, चौथा आपका ये बनेगा, तो यहां पर आपका क्या बैठ जाएगा, के बैठ जाएगा, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यू जो है ना ये एल और एन के बीच में है, क्यू एल और एन के बीच में है, और एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है आर, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो अगर साथियों हम लोग यहां पर बात करें एल और एन हम कहां पर बैठा सकते हैं, जरा मुझे बताइए, एल और एन। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, मान लीजिए एल हमने यहां पर बैठा दिया और एन हमने यहां पर बैठा दिया, और कहने के एल और एन के बीच में क्यू बैठा, मान लीजिए क्यू हमने यहां पर बैठा दिया, और उसके बाद कहने के एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है, बिल्कुल एक स्थान दो स्थान दूसरे स्थान पर आर बैठा है, तो अब बचा कौन सा, तो बचा सिर्फ ओ, तो ओ आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखिए कह रहे कि एम और पी के बीच में कौन बैठा है, एम कहां पर है, एम ये है, और पी कहां पर, पी ये है, यानी कि यहां पर कौन बैठा है, तो ओ बैठा है। ओ कौन से ऑप्शन में, साथों ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच, यानी कि यहां पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपको बताने कि इनमें से किस ऑप्शन में लगा है। देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इसमें लॉजिक लगा क्या है, 64 है, 51 है और 38 है, कैसे सातों यहां पर हुआ है। अगर 64 में हम कितने घटाएं, मैं कहूंगा साथियों अगर -13 कर दे तो 51 आ जाएगा, 51 में फिर से अगर -13 करने तो 38 आ जाएगा। अब देखिए यही लॉजिक कहां पर लगा है, यहां पर तो साथियों -13 नहीं घटाया गया है, यहां पर भी -13 नहीं घटाया गया है, यहां पर भी -13 नहीं घटाया गया है। हाँ अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों 52 में अगर आप 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, तो यहां पर भी सातों नहीं है, मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि -13 जिसके 13 13 माइनस यहां किया गया, तो ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, या तो फिर तो कुछ और लॉजिक यहां पर नहीं लगा है। देखिए जरा, देखिए 45 में कितना घटाया गया साथियों, 45 में यहां पर तो बढ़ाया गया भैया, तो ये तो होगा ही नहीं, घटाना है ना। यहां पर भी साथियों बढ़ाया गया है, यहां पर भी बढ़ाया गया, यहां पर घटाया गया, कितना घटाया गया जरा देखिए, 52 में हम कितना घटा दें साथियों, अगर हम 6 घटा दें तो ये आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी फिर हम 6 घटा दें, तो ऐसा लॉजिक होगा कि माइनस माइनस वाला होना चाहिए, तो माइनस माइनस यहां पर भी है और माइनस माइनस हमें यहां पर भी घटाना पड़ा, तो कुल मिला के जो लगभग यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ए अनुपात बी बराबर 9:7 है, तो 11a माइनस 9b अनुपात 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। यानी कि आपसे कुल मिला के ये बताया गया है कि जहां पर भी आपको a दिखे वहां पर 9 रख देना, जहां पर b देखने को मिले वहां पर 7 रख देना और बस कैलकुलेट कर देना। अब जैसे कि यहां पर बात करें तो यहां पर 11a माइनस 9b लिखा हुआ है, 11a माइनस 9b और अनुपात उसके बाद साथियों 2a प्लस 3b लिखा हुआ है, इसको जरा कैलकुलेट कीजिए। देखिए 11a की वैल्यू है 9, तो 9 की गुणा 11 से होगी, क्या आ जाएगा साथियों 99 आ जाएगा, तो यहां पर 99 आ गया। 9 की गुणा b से, b मतलब 7 है, तो 7 नीम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखिए 2a यानी कि 9 9 यहां पर 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहां पर अगर बात करें 7 गुणा
3 यानी कि 3 सत्ते 21, तो 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, अनुपात यहाँ पर अगर बात करें इसको जोड़िए, 9 आ गया और 3 आ गया, ये आपका यहाँ पर आएगा। अब इसको जरा अनुपात में कट कर लीजिए साथों, छोटा अनुपात बना लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 12:13 आपका जवाब आएगा। क्या 12:13 ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे आप लोग बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 17:13 था, 6 वर्ष पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहने के और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, और अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले अभी की आयु निकाल लीजिए, 4 वर्ष बाद भी आयु अनुपात निकाल देंगे। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया है कि उनकी आयु का जो वर्तमान अनुपात है, वर्तमान अनुपात कितना है? 5:4 है, यानी कि 5x, और इसको हम 4x मान लेते हैं। उसके बाद का अच्छा, ये अगर बात करते हैं ए और बी की 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना था साथियों? 17:13 था। तो जरा इसको अगर मैं इसमें से 6, ये वर्तमान आयु है ना, ये भी वर्तमान आयु, अगर इसमें मैं 6 घटाऊं और इसमें से मैं 6 घटाऊं तो 17 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। देखिए जरा 5x और इसमें से मैं 6 घटा दूं, क्योंकि ये जो है ना 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात इनका ये है और वर्तमान की आयु साथियों इनकी ये है ना। चलिए, तो अगर मैं क्या करूं साथियों, फिर वही बी का करते हैं, 4x - 6 घटाया तो अनुपात कितना आना चाहिए? 17:13 आना चाहिए, 17 बटे यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इसको जरा आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए। 13 की गुणा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्योंकि बराबर लगा हुआ है। 13 की गुणा 5 से, 13 पंजे 65 हो जाएगा, यानी कि 65x यहाँ पर आ गया। 13 छंग कितना होता है साथियों? 78 होता है, बराबर 17 चौक कितना होता है साथियों? 17 चौक की अगर बात करते हैं यहाँ पर 17 चौक आपका 68 हो जाएगा, तो 68 यहां पर आ जाएगा, 68x हो जाएगा। और 17 छंग की अगर बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा? एक तरीके से 102 हो जाएगा, तो 102 यहां पर आ जाएगा। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करा लीजिए। अब देखिए 65x इधर है, इधर 68 है ना, तो ये 68x इधर रहा, बराबर के इधर है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करते साथियों, देखिए ये माइनस का इधर आएगा तो ये साथियों प्लस का हो जाएगा, ये जैसा माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। अब देखिए 68x में से 65x जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। 3x बराबर 102 में से 78 घटेगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। तो मैं कहूंगा साथियों x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 24 को कट करो, 3 8 24 होता है, यानी कि हमें यहां पर x का मान मालूम पड़ चुका है। तो अब हम लोग साथियों क्या वर्तमान आयु निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे? जब x बराबर 8 है तो 8 की गुणा 5 से कराई, 8 पंजे 40 हो गया, और 8 की गुणा 4 से कराई, ठीक है, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि इनकी वर्तमान आयु कितनी निकलेगी साथियों? 40:32 निकलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि अब से 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष के बाद, तो 4 इसमें जोड़िए, 40 में 4 जोड़ोगे 44 आ जाएगा, और 36 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इनका अनुपात पूछा जा रहा है तो जरा इनका अनुपात भी निकाल दीजिए, है ना, कितना निकलेगा देखिए जरा। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ गया। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नी 18, यानी कि इनका अनुपात जो है वो 11:9 आया। और 11:9 कहां पर लिखा हुआ है? ये तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करके एक कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची जाती है। इसे 600 रुपए अधिक में अगर बेचा जाता तो कितना लाभ होता? देखिए अब सबसे पहले यहां पर बात देखी गई है, कहने कि 10% लाभ के साथ बेची जा रही है तो 66,000 में बेची जा रही है। 10% के लाभ पर बेची जा रही है, यानी कि इसको 110% में बेचा गया है। 110% में बेचा गया है तो 66,000 में साथियों इसको बेचा गया है। आप सभी को पता है कि 100% की वैल्यू जो होती है ना साथियों, वो क्या होती है? वो कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि वो आपकी क्रय मूल्य होती है। तो अगर 110% की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो मेरा मानना है वो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो कैसे निकालोगे? देखिए 66,000 यहां पर आ गया और 110 सातों नीचे आ जाएगा और गुणा इसकी सातों 100 से हो जाएगी। ये हमें क्या निकाल देगा? क्रय मूल्य निकाल देगा। 11 कम 11, 11 छंग 66, तो 600 में 100 की गुणा होगी तो सातों क्रय मूल्य आपका कितना यहां पर निकल कर आएगा? क्रय मूल्य की अगर सातों यहां पर हम लोग बात करते हैं तो ये 60,000 निकल कर यहां पर क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य 60,000 था, 10% के लाभ पर जब उसने बेची तो वो 66,000 में साथियों बेचा। अब कहा जा रहा है कि अगर वो 600 अधिक में बेचता, 600 अधिक में बेचता तो साथियों मान लीजिए, है ना, वो कितने में बेच रहा है? अभी वो साथियों 66,000 में बेच रहा है। तो अगर वो साथियों 600 अधिक में बेचता तो कितनी इसकी वैल्यू हो जाती? तो हो जाती साथियों 66,600 वैल्यू हो जाती।
66,600 हो जाती तो प्रतिशत लाभ कितना होता। यानी कि उसका क्रय मूल्य है 60,000, बेची जा रही है 66,600 में। मैं कहूंगा प्रॉफिट कितना हो रहा है साथियों, 6600 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, गुणा 100 लगाएंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है साथियों, 60,000 यहाँ पर क्रय मूल्य है। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कैंसिल, ये आपका निकल कर आएगा साथियों 11% का प्रॉफिट हुआ है। और 11% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। कह रहे कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए प्लेटफॉर्म की अगर यहां पर हम लोग बात करें, प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग यहां पर साथियों बात करें, ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन की लंबाई कितनी है साथियों, ट्रेन की अगर बात करें, ट्रेन की लंबाई 320 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां पर कितनी बताई गई है, इसकी 3 गुनी बताई गई है। तो साथियों 320 का 3 गुना क्या हो जाएगा, एक तो 900 हो जाएगा और 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि 960 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, है ना। और 320 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। और मैंने आपको बताया था, है ना, अच्छा यहाँ पर समय दे रखा है 90 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी, यानी कि आपसे कुल मिला के यहाँ पर चाल पूछी जा रही है। और आप सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय होता है चाल बराबर। अच्छा, अगर कभी भी साथियों आपको प्रश्न में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दे रखी हो ना, तो दूरी पता क्या होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही दूरी होती है ना। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ क्या होता है साथियों, यही आपकी दूरी होती है। तो यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पर सातों आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है, समय आपका यहाँ पर 90 सेकंड दे रखा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आपको साथियों नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब 920 और 320 कितना हो जाएगा साथियों, 920, अच्छा यहाँ पर मैंने 60 क्यों नहीं लिखा साथियों, 60 लिखना चाहिए, तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा। तो 960 और 320 कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, है ना। तो चाल बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1280 बटे 90 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से अगर कट करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, और यहाँ से 3 बचेगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, 2 अभी भी बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाइए, 9 दूना 18 हो गया, है ना, 9 दूना 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 9 दूना 18 हो गया। तो चाल आपकी साथियों कितनी निकल कर आई है, चाल आपकी निकल कर आई है 14.22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहां पर चाल आपसे पूछी जा रही किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर साथियों हम क्या करते हैं, अगर कभी भी मीटर प्रति सेकंड में चाल हमें दे रखी होती है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होती है, तो उसकी गुणा हम 18/5 से करते हैं। तो इसकी गुणा 18/5 से कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आपका आंसर आएगा। देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा, एक पॉइंट लगा दिया। अब ये 4 बचा है, 4 सातों इधर आ जाएगा, 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 2 बचा है, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। अब 284 लगभग आया है, 284 की गुणा आप यहां पर 18 से कर लीजिए। तो 284 तो नहीं, 2.84 की गुणा सातों हम किससे कर लेते हैं, 18 से बताया गया, तो 18 से सातों हम कर ले, तो लगभग लगभग 51% के आसपास सातों आपका आंसर आएगा। किसके परसेंट, 51.2%। ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके करा लिया, कोई कठिन थोड़ी ना है साथियों, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है यहां पर, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है ये 25 - 4 ऑफ 14.4 भाग 9 प्लस 16 गुणा 0.4, इसका मान आपको बताया ना। और ये साथियों 414 फाइल चल, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है साथियों, ये भी कुछ नहीं, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें 14.4 भाग 9 है और ये है, तो एक काम करिए इसको गुणा करा दिए, 16 की गुणा साथियों जब आप 0.4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.4 यहां पर आ जाएगा, ये आ गया प्लस। अब अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों 25 - 4, अब देखिए इसको एक काम करिए लिख ही लीजिए, है ना, क्या आ जाएगा साथियों, 25 - 4 आ गया। और ये आपका गुणा आ जाएगा, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। ऑफ का मतलब साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर ये कट रहा है तो इसको कट कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, पॉइंट लग गया, 5 यहाँ पर जाएगा, 54 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 छंग आपका 9 × 5 = 45, 9 छंग आपका 54, यानी कि यहाँ पर 1.6 आ जाएगा, 1.6 आ गया प्लस आपका साथियों 16, और ये तो है यार 6.4 लिख दीजिए, है ना। क्या लिख दीजिए साथियों, एक सेकंड रुकिए, 6.4 यहाँ पर साथियों आपका आ जाएगा, 6.4 यहाँ पर साथियों, एक काम करिए, एक सेकंड, है ना। तो 6.4 ये क्या हो रहा है, 6.4 सातों आपका यहाँ पर, यानी कि अब आपके सामने आ गया 25 - 4 गुणा 1.6 गुणा
है ना, प्लस 6.4 आ चुका है। अब अगर बात करते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 16.64 यानी कि ये भी वही 6.4 प्लस 6.4 आपका बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 25 आ जाएगा। अच्छा, एक माइनस का एक प्लस का है तो ये कट जाता है, क्योंकि 6.4 में से 6.4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो कुल मिला के 25 आपके हाथ लगाए और 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, डीआई के क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सवालों को बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डीआई के पूछे जाएंगे आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में। चलिए तो इसको अच्छे से समझिए। करके नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाज द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैच और बनाए गए रन और अर्धशतकों और शतकों को संख्या दर्शाती है। 4 प्लेयर हैं यहाँ पर, विराट है, रोहित शर्मा है, शिखर है और सुरेश है। इन्होंने कितने कितने मैच खेले हैं, विराट ने 16 मैच खेले हैं और कितने रन बनाए हैं, 16 मैचों में 900 रन बनाए हैं। अर्धशतक इन्होंने 16 मैचों में 4 बनाए हैं और साथियों शतक इन्होंने 3 जड़े हैं, है ना। रोहित ने 20 मैचों में 840 रन बनाए हैं, शिखर ने 25 मैचों में 1050 रन बनाए हैं और सुरेश ने 12 मैचों में 450 रन बनाए हैं। तो अब साथियों तालिका समझ में आ गई। सवाल देखिए जरा क्या है, कह रहे कि शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर क्या है। यानी कि सबसे पहले आप एक काम करिए, जो शिखर द्वारा, है ना, शिखर द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, मतलब औसत बताना है। तो शिखर द्वारा जो, देखिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। शिखर ने 1050 रन बनाए हैं, तो 1050 रन बनाए हैं, कितने मैचों में साथियों ये रन बनाए हैं, तो 25 मैचों में ये रन बनाए हैं। ये साथियों शिखर का यहाँ पर औसत आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कहा जा रहा था साथियों, रोहित द्वारा बनाए गए मैचों का औसत क्या है, तो रोहित किधर गए, ये है। यानी कि रोहित की अगर बात करें 840 इन्होंने रन बनाए हैं 20 मैचों में। तो इन दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका अंतर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत। 2 से कट करेंगे इसको, 2 चौक 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। और साथियों 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। इसको कट करोगे तो 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि यहां पर भी 42 आ गया। यानी कि इन दोनों के औसत रनों के बीच की अगर बात करें, अंतर क्या आना चाहिए, 0 अंतर आना चाहिए। क्या 0 कहीं यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखिए, करके सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या। अच्छा, अब आपसे रन का टोटल पूछा गया है। चलिए तो टोटल हम कर देते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें करने में। देखिए 0 0 0 0 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 0 4 और 5 9 हो गया, 9 और 5 14, 14 का 4 आ गया, हासिल लग गया 1, 9 और 1 10, 10 और आपका 8 18 हो गया, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 का 2 हासिल लग गया 2, 2 और 1 3 4 हो गया, सॉरी 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3240 तो यहां पर साथियों आ रहा है। अब देखिए 3240 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि सभी चारों बल्लेबाजों ने कितने कुल मिला के रन बनाए थे, 3240 रन बनाए थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है। तो अब आपसे साथियों क्या पूछा जा रहा है, कुल रनों का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल रनों का औसत की अगर बात करें, ये कैसे आप निकालोगे, देखिए टोटल रनों की संख्या एक तरीके से अगर बात करें, रनों का कुल योग 3240 है। 1 2 3 4 4 मैच हैं, तो साथियों इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि औसत जो निकलेगा वो 810 निकलेगा। तो 810 क्या कहीं पर ऑप्शन में है, देखिए जरा, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। करेंगे साथ ही उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इस सवाल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि विराट 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम है। तो कुल मिला के इन दोनों के, विराट के और साथियों एक तरीके से अगर बात करें शिखर के रनों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इनका अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो विराट और शिखर के रनों को अंतर डिफरेंस कराना है, विराट और शिखर। विराट के रन कितने हैं साथियों, 900 हैं, है ना, और इसके कितने साथियों 1050 है, दोनों का अंतर 150 ही तो हुआ। तो देखिए कहीं के 150 ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जवाब यही होगा। उसके बाद देखिए करके शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बने गए रनों का अनुपात क्या है। तो साथियों शिखर और सुरेश के रनों को बताइए, शिखर और सुरेश के रनों के बारे में। शिखर की अगर बात करें, शिखर के रन कितने हैं साथियों 1050, शेखर के रन है 1050 और सुरेश के रन है साथियों 4050, सॉरी 450। इनका अनुपात आपको बताना है, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, यानी कि 21:9 होना चाहिए। क्या 21:9 कहीं पर लिखा हुआ, देखिए जरा। अच्छा 21:9 और भी तो कटेगा साथियों, 21:3, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21, यानी कि 7:3 कहां पर लिखा हुआ है, 7:3 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका
बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के, यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिनाई की जब हम बात करते हैं इसका एंटोनिम आपको बताना है। अच्छा, डिनाई का मतलब क्या होता है साथियों? मना कर देना, यानी कि इनकार कर देना। क्या कर देना साथियों? इनकार करने को कहा जाता है डिनाई करना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? स्वीकार करना। और स्वीकार करना कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि एक्सेप्ट करना। क्योंकि साथियों प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब साथियों रोकना होता है ना। ब्लॉक कर देना साथियों, मान लीजिए कोई रुकावट आ गई उसको ब्लॉक कर दिया कह सकते हैं। चेक का मतलब क्या होता है साथियों? उसको चेक वगैरह करना, उसकी जांच करना। खैर अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर आपके सामने है। कह रहे कि डिले एन इवेंट टू ए लेटर डेट और टाइम, है ना। क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर? बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहे कि डिले यानी कि कोई इवेंट है वो डिले हो गया है लेटर डेट और टाइम से, तो उसको क्या कहा जाता है? कि पोस्टपोन हो गया। क्या हो गया साथियों? पोस्टपोन, यानी कि वो आगे बढ़ गया है। तो पोस्टपोन आपके यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू गेट आउट ऑफ हैंड। टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब पता क्या होता है साथियों? आउट ऑफ हैंड यानी कि वो आपके हाथ में अब नहीं है, वो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कोई चीज, तो उसको कहा जाता है टू गेट आउट ऑफ हैंड। इसको क्या इररेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे? नहीं। करेज कहेंगे साथियों? नहीं। या उसके अलावा अगर बात करते ये कहेंगे साथियों अनकंट्रोलेबल, है ना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, उसको ही तो कहा जाता है कि हाथों से निकल गई ये चीज, यानी कि टू गेट आउट ऑफ हैंड। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द एंथुसियाज्म। तो इसका मतलब पता क्या होता है साथियों? इसको कह सकते हैं जोश, है ना। इसको कह सकते हैं साथियों उत्साह, जोश कह सकते हैं इसको साथियों, उत्साह कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट तो नहीं होगा। लेथार्जी की अगर बात करते हैं, लेथार्जी हो जाएगा साथियों, क्योंकि लेथार्जी का मतलब होता है आलस्य, है ना। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो लेथार्जी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है मोनोटोनस का। तो मोनोटोनस की अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो कोई बहुत बोलता है या उबाने लगता है अपनी बातों से, उबाने वाला जो होता है ना, उबाने वाले को कहा जाता है साथियों मोनोटोनस। अब इसका अपोजिट क्या होगा साथियों? सॉरी, इसका अपोजिट ने सिनोनिम पूछा गया है, इसका सिनोनिम तो बोरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बोरिंग हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्लास आपको साथियों ये कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा साथियों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों जय हिंद का। जय हिंद का कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।